नमस्कार और द डीप ड्राइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज है जिसका शीर्षक है यूपेटोरियम परफोलियाटम। ये नाम सुनने में काफी साइंटिफिक लगता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन इसका एक आम नाम भी है, बोन सेट। बोन सेट मतलब हड्डियों को सेट करने वाला। हाँ, हड्डियों को जोड़ने वाला। और ये नाम सुनते ही मेरे दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आया कि भाई किसी पौधे का नाम ऐसा क्यों पड़ेगा? जरूर इसके पीछे कोई गहरी कहानी होगी। बिल्कुल, ये नाम ही अपने आप में एक पूरा इतिहास लिए हुए हैं। पारंपरिक चिकित्सा में नाम अक्सर पौधे के सबसे असरदार गुण को ही दिखाते हैं। सही बात है। तो बोन सेट नाम से ही अंदाजा लगता है कि लोगों ने इसे किस तरह के गहरे मतलब हड्डियों तक पहुंचने वाले दर्द से जोड़ा होगा। बिल्कुल। तो आज हमारी पड़ताल का मिशन यही है। हम इस स्रोत की मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये बोन सेट आखिर है क्या भला। ये किन लोगों के लिए है, ये शुरू करते हैं। तो स्रोत की शुरुआत में ही एक बात साफ कर दी गई है, ये पौधा हर किसी के लिए नहीं है। हाँ, ये बहुत खास है। इसमें लिखा है कि ये खास तौर पर बुजुर्ग लोगों के लिए है और उन लोगों के लिए जिनका शरीर कह सकते हैं कमजोर हो चुका है। और ये कमजोर हो चुका शरीर वाली बात बहुत जरूरी है। इसका मतलब सिर्फ थोड़ी थकान नहीं है। हाँ, मैं यही पूछने वाला था, इसका क्या मतलब है? यहाँ कमजोर का मतलब है वॉर्न आउट। जैसे कोई मशीन सालों साल चलने के बाद घिस जाती है ना, अच्छा। ये उस इंसान की बात हो रही है जिसका शरीर किसी लंबी बीमारी से लड़ते लड़ते, जैसे स्रोत कहता है, बार बार होने वाले पित्त ज्वर से या फिर शराब की लत से अंदर से खोखला हो चुका है। मतलब उसकी जो जीवनी शक्ति है वो बहुत कम हो गई है। बिल्कुल। तो ये पौधा उस गहरी ढांचागत कमजोरी पर काम करता है। अच्छा, तो ये कोई सतही चीज नहीं है, ये सिस्टम की गहरी मरम्मत की बात हो रही है। और शायद यहीं से इसका नाम बोनसेट भी जुड़ता है। क्योंकि स्रोत में जिस दर्द का जिक्र है वो सुनकर ही अजीब लगता है। लिखा है, पूरे शरीर में ऐसा महसूस होना जैसे चोट लगी हो या सब कुछ टूट गया हो। और ये सिर्फ मांसपेशियों का दर्द नहीं है। नहीं, लगता तो नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत गहरा दर्द है। स्रोत साफ साफ कहता है कि ये दर्द पीठ में, सिर में, छाती में और खासकर कलाइयों की हड्डियों में महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे जोड़ अपनी जगह से उखड़ गए हों। हाँ, एक बहुत ही तीव्र असहनीय पीड़ा जो हड्डियों के अंदर तक महसूस होती है। और इसी सिलसिले में एक बात लिखी है जो मुझे थोड़ी अजीब लगी। कौन सी? ये कहता है कि दर्द जितना ज्यादा और गंभीर होगा, ये पौधा उतना ही कारगर होगा। ये तो उल्टा लग रहा है। हाँ, ये सुनने में अजीब लगता है, पर ये इस तरह की चिकित्सा पद्धति के मूल सिद्धांत को छूता है। इसका मतलब ये नहीं कि दवा दर्द पैदा करती है, तो फिर सही दवा के चुनाव में मदद करती है। बिल्कुल। और इसी वजह से स्रोत इसकी तुलना ब्रायोनिया से करता है। हाँ, उसे इसका सबसे करीबी एनालॉग बताया गया है। दोनों में ही शरीर में बहुत तेज दर्द होता है, लेकिन यहाँ एक ऐसा बारीक फर्क है जो अवलोकन की शक्ति को दिखाता है। हाँ, मैंने वो पढ़ा और मैं सच में हैरान रह गया। बताया गया है कि ब्रायोनिया के दर्द में मरीज हिलना डुलना भी नहीं चाहता, वो बस शांत पड़ा रहना चाहता है। एकदम पत्थर की तरह। हाँ। क्योंकि जरा सा हिलने से भी दर्द बढ़ जाता है। हाँ, लेकिन यूपेटोरियम में इसका ठीक उल्टा है। एकदम उल्टा। यूपेटोरियम के दर्द में मरीज बेचैन हो जाता है। हाँ। दर्द इतना ज्यादा होता है कि वो एक जगह टिक ही नहीं पाता। वो लगातार करवटें बदलता रहता है, उसे कहीं आराम नहीं मिलता। यही नहीं, और एक और फर्क है पसीने का। दोनों में पसीना आ सकता है, पर यूपेटोरियम में बहुत कम। ये तो कमाल की बात है। मतलब दो मरीज हैं, दोनों एक जैसा हड्डी तोड़ने वाला दर्द बता रहे हैं। हाँ, लेकिन सिर्फ ये देखकर के एक चुपचाप लेटा है और दूसरा बेचैनी से तड़प रहा है, इलाज पूरी तरह बदल सकता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही इस पद्धति की गहराई है। ये तो सिर्फ लक्षण नहीं, ये तो मरीज के पूरे व्यवहार को समझने जैसा है। बिल्कुल, ये सिर्फ क्या हो रहा है पर नहीं, बल्कि कैसे हो रहा है और मरीज उस पर कैसी प्रतिक्रिया दे रहा है, इस पर भी उतना ही ध्यान देती है। यही छोटा सा फर्क सही दवा की कुंजी है। तो एक तरफ ये भयानक दर्द है जो इंसान को बेचैन कर रहा है और दूसरी तरफ शरीर टूट रहा है। क्या शरीर के दूसरे सिस्टम पर भी इसका ऐसा ही असर दिखता है? मैंने एक खास तरह के चक्कर के बारे में भी पढ़ा। हाँ, वो भी एक बहुत ही विशिष्ट लक्षण है। ये कोई सामान्य चक्कर नहीं है। नहीं, मरीज को लगातार ऐसा महसूस होता है कि वो बाईं ओर गिर जाएगा। बाईं ओर ही? हाँ, सिर्फ बाईं ओर। ये एहसास इतना मजबूत होता है कि वो डर के मारे अपना सिर भी बाईं ओर घुमाने से कतराता है। बाप रे! दर्द, बेचैनी और अब ये एक तरफा चक्कर, ये लक्षणों का एक बहुत ही अजीब कॉम्बिनेशन बनता जा रहा है। और अभी इसमें खांसी भी जुड़नी बाकी है। हाँ, और वो भी कोई मामूली खांसी नहीं है।
स्रोत में लिखा है कि खांसते समय छाती में इतना दर्द होता है कि मरीज को अपने दोनों हाथों से छाती को कसकर पकड़ना पड़ता है। छाती को हाथों से सहारा देने का ये लक्षण हमें बताता है कि दर्द कितना शदीद है, कितना चुभने वाला है। अब आप इन सबको एक साथ रखकर देखिए, आंखों की पुतलियों में दर्द, जुकाम, हर एक हड्डी में टूटने जैसा दर्द और ये सहारा देकर खांसने की मजबूरी। ये सब मिलकर एक जानी पहचानी तस्वीर बनाते हैं। इन्फ्लुएंजा या कोई बहुत बुरा वायरल फीवर? बिल्कुल, ये इन्फ्लुएंजा जैसे किसी महामारी की स्थिति में होने वाली अत्यधिक थकावट और शारीरिक पीड़ा का सटीक वर्णन है। ये बिखरे हुए लक्षण नहीं है। नहीं, एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। हाँ, एक खास तरह की बीमारी की पूरी तस्वीर, जिसे हम आज शायद सीवियर वायरल सिंड्रोम कहेंगे। ये पौधा उस स्थिति के लिए खास तौर पे पहचाना जाता था। ठीक है, हड्डियों का दर्द समझ में आता है, चक्कर भी। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर गई वो था इसके बुखार का पैटर्न और उसके साथ जुड़ी हुई प्यास। हाँ, वो तो किसी नियम को मानता ही नहीं है। इसका बुखार का पैटर्न बहुत ही अनिश्चित है। स्रोत में लिखा है, एक दिन सुबह 9 बजे ठंड लगती है तो अगले दिन दोपहर 12 बजे। कोई पैटर्न ही नहीं है। कोई नहीं। लेकिन जो चीज इसे सच में सबसे अलग बनाती है वो है इसकी प्यास। मुझे वही बात समझ नहीं आई। स्रोत कहता है कि ठंड लगने से पहले और ठंड लगने के दौरान मरीज को कभी न बुझने वाली प्यास लगती है। हाँ, ये इसका क्लासिक, लगभग अचूक संकेत माना जाता है। मतलब मरीज को ठंड लगने का अंदेशा ही प्यास से होता है। ये तो एक वार्निंग साइन हो गया। बिल्कुल। आमतौर पर प्यास तब बढ़ती है जब बुखार चढ़ जाता है, लेकिन यहाँ प्यास ठंड की शुरुआत से पहले ही अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। अब सोचिए, एक मरीज को ठंड लग रही है, वो कांप रहा है और फिर भी वो बार बार ठंडा पानी मांगे जा रहा है। और सबसे अजीब बात तो ये है कि पानी पीना उसकी हालत और खराब कर देता है। हाँ, स्रोत के मुताबिक पानी पीने से ठंड और तेजी से लगती है और उल्टी भी हो जाती है। खासकर जब ठंड का दौर खत्म होता है, तब कड़वी पित्त वाली उल्टी। ऐसा क्यों होता है? पानी तो राहत देनी चाहिए, वो तकलीफ क्यों बढ़ा रहा है? ये शरीर की प्रणाली में एक गहरे असंतुलन को दिखाता है। इसका मतलब है कि शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाला सिस्टम और पाचन तंत्र दोनों ही गड़बड़ा रहे हैं। शरीर पानी मांग तो रहा है, लेकिन उसे पचाने या सही तरीके से इस्तेमाल करने की हालत में नहीं है। पानी पीने से ठंड का बढ़ जाना और कड़वे पित्त की उल्टी होना ये बताता है कि लिवर और पित्त प्रणाली भी इस पूरी प्रक्रिया में शामिल हैं। ये एक बहुत ही गंभीर अवस्था का सूचक है। तो अगर हम पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़ें, हमारे पास एक ऐसा मरीज है जो किसी पुरानी बीमारी से टूट चुका है। उसे हड्डियों में असहनीय दर्द है जिसके कारण वो बेचैन है। उसे एक अजीब एक तरफा चक्कर आ रहा है और उसे एक ऐसा बुखार है जिसका कोई तय समय नहीं है, लेकिन जिसके आने से पहले उसे एक ऐसी प्यास लगती है जो पानी पीने से और बिगड़ जाती है। ये तो लक्षणों का एक बहुत ही अनूठा फिंगरप्रिंट है। बिल्कुल, और यही फिंगरप्रिंट इस उपाय को इतना खास और सटीक बनाता है। ये हर किसी के बुखार या दर्द के लिए नहीं है, ये इसी खास तस्वीर के लिए है। और जब मुझे लगा कि मैंने इस पौधे को समझ लिया है, तो दस्तावेज के अंत ने मुझे फिर से उलझा दिया। अच्छा, इसमें लिखा है कि यूपिटोरियम के बाद नेटम्यूर और सेपिया जैसे उपाय अच्छा काम करते हैं। इसका क्या मतलब है? ये किसी टीम की तरह काम करते हैं क्या? ये एक बहुत ही दिलचस्प अवलोकन है। ये इस ओर इशारा करता है कि इस चिकित्सा पद्धति में इलाज को एक अकेली घटना की तरह नहीं देखा जाता। मतलब ये एक पूरी व्यवस्था का हिस्सा है, जहां एक दवा शरीर में एक खास तरह का बदलाव लाती है और दूसरी दवा के काम करने के लिए जमीन तैयार कर सकती है। अच्छा। जैसे यूपिटोरियम ने बुखार और दर्द के तीव्र चरण को संभाल लिया, लेकिन उसके बाद भी जो कमजोरी या कोई और पुराना लक्षण रह गया हो, उसे ठीक करने के लिए नेटम्यूर या सेपिया की जरूरत पड़ सकती है। वाओ! तो ये एक रिले रेस की तरह है, जहां एक धावक दूसरे को बैटन पास करता है। आप कह सकती हैं ये एक क्रमिक प्रक्रिया है। और स्रोत में इसकी तुलना पीलिया जैसी स्थितियों में चेलेडोनियम और लाइकोपोडियम से भी की गई है। बिल्कुल सही। ये तुलना इसके एक्शन के व्यापक दायरे को दिखाती है। यह हमें बताता है कि पुराने चिकित्सकों ने इसे सिर्फ बुखार या दर्द की दवा के रूप में नहीं देखा, बल्कि शरीर की एक व्यापक चयापचय गड़बड़ी को ठीक करने वाले एक गहरे असर वाले उपाय के रूप में देखा, खासकर जब लिवर और पित्त प्रणाली शामिल हो। तो आज की इस चर्चा से जो बातें मेरे मन में बस गई हैं, वो हैं, पहला, वो हड्डियों में टूटन जैसा दर्द और उसके प्रति मरीज की बेचैन प्रतिक्रिया।
जो उसे ब्रायोनिया से अलग करती है। हाँ, दूसरा, ठंड लगने से ठीक पहले लगने वाली वो बेहिसाब प्यास जो एक चेतावनी की घंटी की तरह है। और तीसरा, ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनका शरीर लंबी लड़ाई लड़कर थक चुका है, वॉर्न आउट हो चुका है। और मेरे लिए सबसे बड़ा सबक ब्रायोनिया के साथ इसकी तुलना है। यह हमें याद दिलाता है कि अवलोकन कितना गहरा और सूक्ष्म हो सकता है। सही बात है। दर्द एक जैसा हो सकता है, लेकिन उस दर्द के प्रति इंसान की प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग हो सकती है। एक में शांति है, दूसरे में बेचैनी। और ये छोटा सा अंतर ही सही इलाज की दिशा तय कर सकता है। बिल्कुल। ये मरीज को सिर्फ लक्षणों की एक लिस्ट के तौर पर नहीं, बल्कि एक पूरे इंसान के रूप में देखने की अहमियत को रेखांकित करता है। ये पूरी चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़ जाती है। स्रोत में जो ये बताया गया है कि यूपेटोरियम के बाद नाट्रियम म्यूर या सेपिया जैसी दवाएं अच्छा काम करती हैं, ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर इन अलग-अलग पदार्थों के बीच इन संबंधों को खोजा कैसे गया होगा। इसका कोई सीधा रासायनिक फॉर्मूला तो नहीं है? नहीं, ये किस तरह की चिकित्सा प्रणाली की ओर इशारा करता है, जहां इलाज एक सीधी रेखा में नहीं चलता कि एक दवा दी और बीमारी खत्म हो गई, बल्कि ये एक क्रमबद्ध यात्रा है जहां एक उपाय दूसरे के लिए मंच तैयार करता है। हाँ, ये एक पहेली है कि बिना आधुनिक तकनीक के सिर्फ अवलोकन के आधार पर लोगों ने प्रकृति के इन गहरे संबंधों को कैसे समझा होगा। इस विचार के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं।